हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन है टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जो कि एक आसान टॉपिक माना जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस टॉपिक का वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है और अधिकतर स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है। इस क्वेश्चन को आज पूरे कंसेप्ट के साथ, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ हम लोग रिवाइज करने वाले हैं और वो आपका क्वेश्चन पूरा रिवाइज हो जाएगा आज के लेक्चर में और आपको फिर इसे दोबारा देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी का नाम है रिपेयर लिमिटेड। रिपेयर लिमिटेड is in the hands of receiver for debenture holders who holds a charge on all assets except uncalled capital। पहली लाइन में ही माहौल बना रखा है। रिपेयर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि इज इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर्स। तो आप बोलेंगे सर ये रिसीवर क्या होता है? तो देखिए, जब भी कोई कंपनी बंद होती है तो उसे कहते हैं डिसॉल्यूशन, बंद हो गई। लेकिन जब बंद होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे कहते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन इज अ प्रोसेस एंड डिसॉल्यूशन इज द रिजल्ट। तो जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन की प्रक्रिया में होती है तो उसकी असेट्स को बेचना होता है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है और ये सब कार्यक्रम करने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उसे लिक्विडेटर कहते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट में डिबेंचर होल्डर्स को स्पेशल अधिकार है कि वो एक तरीके से अपना पर्सनल लिक्विडेटर, पर्सनल व्यक्ति अपॉइंट कर सकते हैं जो वो भी एसेट्स को बेचेगा और डिबेंचर होल्डर्स तक जितना पेमेंट करना है वो उनकी लायबिलिटी तक चुकाने के लिए जिम्मेदार रहेगा। तो उस व्यक्ति को कहते हैं रिसीवर। तो दिस कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, मतलब इस कंपनी की हालत ठीक नहीं है। और हु होल्ड्स अ चार्ज ऑन ऑल एसेट्स। अरे भाई, तो ये तो खैर बोलने की बात ही नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। कंपनी एक्ट के हिसाब से ही डिबेंचर होल्डर्स का कंपनी की सारी एसेट्स पर राइट होता है। स्पेसिफिक फिक्स चार्ज तो होता ही है भाई, डिबेंचर इश्यू हुए किसी एसेट को गिरवी रख के, तो वो तो है ही। लेकिन जो है फ्लोटिंग चार्ज होता है, सारी एसेट्स पर उनका अधिकार होता है और ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर का अधिकार है तो फिर रिसीवर का भी अधिकार होगा सारी एसेट्स पर, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आगे लिखा एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल। फिर कंफ्यूज किया क्वेश्चन बनाने वाले ने कि भाई एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल। अरे भाई, तो बोलने क्या बात है भाई, अनकॉल्ड कैपिटल तो कभी एसेट है ही नहीं, वैसे भी नहीं है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है तो पेड अप कैपिटल जितना पैसा आ गया वो लायबिलिटी होता है, और जो आपने कॉल कर लिया कॉल्ड अप कैपिटल और पैसा नहीं आया, आना बाकी कॉल, तो वो कॉल्स इन अरियर्स एसेट होती है। अनकॉल्ड कैपिटल जो आपने कॉल ही नहीं की तो वो ना तो लाइबिलिटी है ना वो असेट है। तो वो बोल रहे हैं एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल। तो मत करो हमें कंफ्यूज, हमें पता है कि अनकॉल्ड कैपिटल कोई असेट नहीं है। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ पोजीशन स्टेटमेंट आपको दे रखा है 30 जून का, ईयर एंडिंग जुलाई टू जून होगा तो 30 जून का दे रखा होगा, जो भी है। अब यहां देखिए लिखा है लाइबिलिटीज और असेट्स, तो आपको लगेगा कि ये बैलेंस शीट है। तो हाँ सर, लाइबिलिटी और एसेट है तो बैलेंस शीट ही तो है सर, कैसी बातें कर रहे हो सर। अरे भाई देखो, हर स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी बैलेंस शीट हो जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए यहां पर पीपीई है, प्रॉपर्टी मशीनरी प्लांट, हाँ तो सर बैलेंस शीट में एसेट आती है। अरे भाई 3,90,000 इसकी कॉस्ट है और ये एस्टिमेटेड दे रखा है 1.5 लाख, मतलब इसको बेच के 1.5 लाख मिलने की संभावना है। बैलेंस शीट में कभी एस्टिमेटेड फिगर नहीं आता, बैलेंस शीट में पीपी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट आती है, और अगर वो नहीं है तो कॉस्ट पे तो आएगी, कम से कम लैंड है मान लीजिए, डेप्रिसिएबल नहीं हुआ तो 390। तो भैया यहाँ बैलेंस शीट होती तो यहाँ तो 390 आना था ना, ये 150 गलत है। फिर यहां पर आगे देखें, बैलेंस शीट में नीचे अभी एसेट साइड ले रहा हूं मैं, तो नीचे यहाँ पे एक और हरकत कर रखी है। यहाँ पे चलो, यहाँ ऊपर है कैश, कैश तो चलो बैलेंस शीट में आता है, इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर है, तो रिसीवर ने कोई एसेट बेची होगी, उसका पैसा होगा उसके पास अभी। और यहां पर फिर दोनों को जोड़ के बोला भाई 4,20,000 रुपए की एसेट है, अनकॉल्ड कैपिटल जोड़ दी 6 लाख रुपए। तो भैया अनकॉल्ड कैपिटल तो
पैसा जब कॉल करोगे तो आएगा, पैसा आएगा, ये असेट नहीं है तो ये आना ही नहीं है बैलेंस शीट में, तो ये गलत है। तो क्लियर हो जाता है बैलेंस शीट नहीं है। सर लाइबिलिटी में देखो, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सर डिबेंचर और क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होती है, हाँ, पर 6000 शेयर हैं, 60 के हैं, 30 पेड अप हैं, तो इसका जो अमाउंट है वो 180, वो भी तो अगर बैलेंस शीट होती तो आता, वो भी नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं है, प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है ये। और सर ये फर्स्ट सेकंड क्या है भाई? डिबेंचर्स प्रायोरिटी ऑर्डर पे भी इशू किए जा सकते हैं। फर्स्ट मतलब पहले इनको पैसा वापस किया जाएगा, सेकंड इनको पहले वापस किया जाएगा, ठीक है ना। और ये तो सिक्योर्ड ही होते हैं, और अनसिक्योर्ड है क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड है, इनकी जिंदगी बेचारी की टेंशन में गुजर रही है, 4.5 लाख रुपए लेने कंपनी से, ठीक है। और अब देखिए यहाँ एक और हरकत, यहाँ डेफिशिएंसी है। बैलेंस शीट में कौन सी डेफिशिएंसी आती है भाई? बैलेंस शीट में असेट्स आएंगी, लायबिलिटी आएंगी, शेयर कैपिटल आएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यही होगा। डेफिशिएंसी कहां से वर्ड आ गया? तो ये बैलेंस शीट नहीं है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहले पहुंचेगी कि भैया बैलेंस शीट नहीं है। ये क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्यों मानता हूं? क्योंकि इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन देखे जाते हैं उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पहले की बैलेंस शीट आपको दी होती है। इस क्वेश्चन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो अभी शुरू होगा, उसके पहले की स्थिति क्लियर नहीं है, तो उसके पहले की स्थिति के लिए हमें यहाँ पर पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं रिकंस्ट्रक्शन की देखिए यहाँ पर आगे रिकंस्ट्रक्शन की एक स्कीम तैयार हुई है, ये बहुत सारी यहाँ पे रामायण दे रखी है, और ये स्कीम जो है अप्रूव हो गई है, और हमें एंट्रीज पास करनी है, कोर्ट ने इसे अप्रूव कर दिया है, वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट बनेगा, हम इसको स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस यानी में ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में बना रहा हूं, ठीक है। आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना सकते हैं पर उसमें टाइम लग जाएगा, वर्किंग नोट है तो आप बना लें। तो एक कॉलम यहां पर्टिकुलर्स का बना लिया हमने, एक कॉलम डेबिट बैलेंस का, एक कॉलम क्रेडिट बैलेंस का। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कैश है, फिर मैं थोड़ा सा यहां पे फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर, असेट लायबिलिटी तो लिखूंगा ही ना, डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं यहां पर। सर पीपी 1.5 लाख, अरे नहीं भाई 390 एस्टिमेटेड वैल्यू थोड़ी आएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एक्चुअल वैल्यू आएगी। सर कैश तो 270 लिख दो, डेबिट में मैंने कहा लिख दिया भाई, असेट के डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज है डिबेंचर और क्रेडिट, उनके क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। तो सर फर्स्ट डिबेंचर 3 लाख के हैं सर, सर सेकंड डिबेंचर 6 लाख के हैं सर ये 4.5 लाख का है सर अनसिक्योर्ड। और सर कोई लायबिलिटी लिखो है क्या? मैंने कहा बैलेंस शीट में तो, क्वेश्चन में तो नहीं दे रही थी पर हम तो लिखेंगे। यस, शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल कितनी? अरे भाई 6000 शेयर है और 30 पेड अप है ना भाई, तो 30 आएगा, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा 1,80,000 का। ओ माय गॉड, ये सारी एसेट्स हैं। अब यहाँ पे जिस साइड का टोटल ज्यादा या तो मैच होना चाहिए, ये 3 और 6 9 लाख और 4 13 50 14 13 1350 प्लस 180 1350 प्लस 180 15,30,000 की ये क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट टोटल देखिए शॉर्ट पड़ गया, यहाँ पर माहौल बन गया है, शॉर्ट पड़ गया है भाई। तो यहाँ पर तो अब हम देखते हैं कितना शॉर्ट पड़ रहा है, 1530 माइनस 390 एंड 270, 870 का डेबिट बैलेंस आ रहा है यहाँ पर, डेबिट बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये दिया नहीं है, हमने निकाला है हमने, और ये प्रॉफिट एंड लॉस है। अरे रिजर्व एंड सरप्लस है ना, तो कंपनी लॉस में है, इसका मतलब एज ऑन 30 जून जो हमें डेट दे रखी है उस दिन ये कंपनी लॉस में है, ठीक। तो अब यहां से क्वेश्चन शुरू होगा, अब इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन शुरू होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, ये ध्यान रखिए। और अब इस क्वेश्चन में एक और बात मैं पहले ही बता दूं कि इस क्वेश्चन में देखिए, इसके क्वेश्चन में ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, अभी आप भी पढ़ सकते हैं ये, कि यहां पर ये डिटेलिंग दे रखी है कि कोई ए और बी नाम के व्यक्ति हैं जिनके पास जो कंपनी के लाइबिलिटी है, फर्स्ट डिबेंचर जिन्होंने ले रखे, सेकंड डिबेंचर क्रेडिटर। तो मैं यहां पर वो स्टेटमेंट बना देता हूं, आप ये भी बना सकते हैं एक और वर्किंग नोट अपने रेफरेंस के लिए। देखिए कैसे यहां पे आप बना लेंगे, ध्यान दें, जैसे कि एक मिनट, हाँ ये हो गया। तो यहां पर पर्टिकुलर्स, भाई क्वेश्चन में ए और बी नाम के दो व्यक्तियों की डिटेलिंग है,
कि फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखिए फर्स्ट डिबेंचर टोटल कितने थे बताइए पहले सर? 3 लाख के थे, ये देखो मैंने टोटल 3 लाख लगा दिया। सेकंड डिबेंचर कितने थे सर? टोटल 6 लाख के थे सर, तो 6 लाख लगा दिया। अनसिक्योर्ड, ये वर्किंग नोट चाहे तो बनाए, ऑप्शनल है ये डिटेलिंग के लिए ठीक रहेगा, समझने के लिए ठीक है, 4.5 लाख। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहां पर ये 1 मिनट, हाँ अब देखिए ए ने 3 लाख के फर्स्ट डिबेंचर और 3 लाख के सेकंड डिबेंचर ले रखे हैं। मतलब जो फर्स्ट डिबेंचर टोटल 3 लाख के हैं वो पूरे ए के पास ही है, मतलब ए ही डिबेंचर होल्डर है, बाकी दोनों में डैश। सेकंड डिबेंचर ए के पास 3 लाख है, तो पर ये तो टोटल 6 लाख थे, 6 लाख, तो ये 3 लाख जो हैं ये बी के पास है। देखिए आप, तो बी के पास 3 लाख है, तो ये टोटल 6 लाख हो गए। मतलब फर्स्ट डिबेंचर पूरे ए के पास है और सेकंड डिबेंचर आधे आधे ए और बी के पास है। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ए के 90,000 ए को एज ए क्रेडिटर लेने हैं, बी को 60 लेने हैं एज ए क्रेडिटर, और बाकी ये 1.5 लाख हो गए, तो बाकी के 3 लाख जो है वो अदर हैं। ये इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है। क्लियर? अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की 1, 2, 3 और ये 4, बस ये 4 चीजें हम एंट्रीज करने वाले हैं, 4 देखने वाले हैं स्कीम के ट्रांजेक्शंस और इसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से करना है, ध्यान देंगे। तो अब हम देखें यहां पर, यहां पे भी एक बार टोटल यहां भी लग सकता है। ए को टोटल देखिए 690 लेने हैं, बी को टोटल 360 लेने हैं, और सी को, ये अदर क्रेडिटर्स जो हैं अदर्स, इधर टोटल इधर भी लगा दिया, तो अल्टीमेटली क्रॉस टैली हो जाएगा 1350 से। ये स्टेटमेंट आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बना सकते हैं। तो अब इससे क्लियर हो गया भाई ए को कितना देना है, बी को कितना देना है और अदर्स को कितना देना है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, ए इज टू कैंसल, बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट इसके, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ए इज टू कैंसल, ए इज टू कैंसल 2,10,000 ऑफ टोटल डेप्ट। ए ने बोला भैया हमको जितना भी आपको देना है 690, 2,10,000 तो हम माफ कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। टू हिम टू ब्रिंग ₹30,000 इन कैश, और कितना दयालु आदमी है, 30,000 और लेकर भी आ रहा है, हमें उल्टा देने दो उसे, पर वो 30,000 लेकर आ रहा है। टू टेक फर्स्ट डिबेंचर इन कैंसिलेशन ऑफ दोज ऑलरेडी इशूड टू हिम फॉर ₹5,10,000 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम्स। ए ने कहा भैया मेरा जितना भी क्लेम बनता है ना, 2,10,000 तो मैं वापस माफ कर रहा हूं, और 30,000 रुपए आपको और कैश दूंगा मैं, और मैं आपसे फर्स्ट डिबेंचर लूंगा, पुराने वाले जो कैंसिल हो जाएंगे, और ये फर्स्ट डिबेंचर जो होंगे 5,10,000 के होंगे, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम्स। ऑल हिज क्लेम्स मतलब फुल सेटलमेंट हो गया। तो अब इसकी अकाउंटिंग यहां पर हम देखते हैं कैसे होगी। एंट्री पास करने की बात करते हैं। तो आप लोग देखिए, मैं पहले कंपाउंड एंट्री कराऊंगा मैं, और उसके बाद उसको अलग अलग भी करवाऊंगा, मैं दोनों करवाऊंगा, एग्जाम में आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ए को हमें पैसा देना है कितना, फर्स्ट डिबेंचर का 3 लाख, सेकंड डिबेंचर का 3 लाख और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 90। तो ये सारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। तो फर्स्ट डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट 3 लाख, सेकंड डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट 3 लाख, ए के लिए बात हो रही है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट 90,000, 690 की लाइबिलिटी खत्म हो गई। 2 अभी खत्म हुई है तो इसके बदले में कुछ देना है, लेकिन 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में होने वाले सारे फायदे और नुकसान कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाते हैं। तो 690 की लाइबिलिटी कम हुई और उसमें 210 कैंसिल हो गई है, तो 2,10,000 की लाइबिलिटी इनकम बढ़ गई हमारी, ये लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, तो ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। तो अब आप देखिए 690 में से 2,10,000 गया, 6,90,000 में से 2,10,000 गया, तो 480 देना बाकी है, हमें 480 देना बाकी है। और क्वेश्चन में तो ये 5,10,000 कहां से आया, क्योंकि कैश डेबिट होगा। सर कैश डेबिट क्यों हुआ, क्वेश्चन पढ़िए, वो लिखा है कि वो ऊपर 30,000 और कैश ला रहा है। तो अब भैया हमें 690 देने थे, 210 उसने माफ कर दिया, तो हमें 480 देने, 480 देने और 30 और ले आया, तो 480 प्लस 30 ऑटोमेटिकली 510 का फिगर आ रहा है। आप देखिए ये 510 हमको उसे देना है,
तो देना है तो उसके लिए वो नए पुराने डिबेंचर कैंसिल करके नए वाले फर्स्ट डिबेंचर ले रहा है। तो टू फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट, ये न्यू वाले हैं, ये ओल्ड वाले थे, तो ये एंट्री पास हो गई। फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सेकंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये तीनों मिला के 690, लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 2,10,000, ये फायदा हो गया, कैंसिल हो गई लाइबिलिटी, माफ कर दी उसने, लेकिन 480 फिर भी हमें देना थे, तो 30,000 और लिए, तो 480 प्लस 30 510 अब हमें और देना है। अभी भी वो ए हमारा फर्स्ट डिबेंचर होल्डर है, मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद की बैलेंस शीट में पुराने वाले फर्स्ट डिबेंचर ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन नया वाला फर्स्ट डिबेंचर 5,10,000 का आगे आएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इसकी अलग अलग एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये सॉल्यूशन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। हम इसको पहले ड्यू करते हैं, क्योंकि देखिए कंपाउंड एंट्री की कई बार पोस्टिंग में दिक्कत आती है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट डिबेंचर नाम की लायबिलिटी खत्म हुई डेबिट, सेकंड डिबेंचर नाम की लायबिलिटी खत्म हुई डेबिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी खत्म कर दी डेबिट, लायबिलिटी कम होती है डेबिट टू ए। अब हमने ए को देना है, हमने पहले ए को अपना क्रेडिटर बना लिया, तो ये तीन लायबिलिटी खत्म हुई डेबिट और एक नई लायबिलिटी आ गई ए के नाम से। अब ए ने बोला हम तो माफ कर रहे हैं, ए तो बड़ा दयालु निकला, तो ए अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, तो ये 210 हो गया। अब 690 में से 210 गया तो ए को हमें 480 देने, लेकिन ए तो और दयालु निकला, उसने बोला हम 30,000 और देंगे, तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए 30 और ले आया। ठीक है, तो यहां पर ए के अकाउंट में आप देख सकते हैं ए क्रेडिट कितने से हुआ था 690 से, फिर डेबिट कितने से हुआ 210 से, फिर क्रेडिट कितने से हुआ 30 से, तो 690 माइनस 210 480 और प्लस 30, तो 510 हमें देना है। तो अल्टीमेटली लास्ट एंट्री कर दी ए अकाउंट डेबिट, ए नाम की लायबिलिटी खत्म करी, टू फर्स्ट डिबेंचर नाम की लायबिलिटी, तो ए का अकाउंट बंद हो गया। तो ये कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे और अलग अलग भी आप कर सकते हैं। पहले ए को ड्यू कीजिए पैसा, फिर ए माफ करेगा, फिर ए से 30,000 आएंगे, फिर ए को फर्स्ट डिबेंचर इशू कर देंगे। ठीक है, ये तो ए की कहानी खत्म हो गई। अब बी आया जिंदगी में, बी ने कहा, बी देखो बड़ा बेचारा, बी बड़ा सीधा लगा मुझे, ए ने तो कितनी हरकतें करी थी। बी इज टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश इन सेटिस्फेक्शन ऑफ, ओ हो, इससे बड़ा दयालु तो देखा नहीं भैया, कितना प्यार आ रहा है इस बी पे। देखो इसने बोला कि भैया देखो 3,60,000 टोटल हमें 360 लेना है, हमें सिर्फ 90 दे दो बस, बाकी सब माफ। कितना बड़ा दिल है इसका। तो एंट्री क्या बनेगी, सेकेंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, मैं पहले कंपाउंड एंट्री करूंगा, सेकेंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बी के लिए 60,000 360, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और टू कैश में इसने बोला 90 दे दो मुझे बस, तो 360 माइनस 90 270 आएगा भैया, तो 270 फायदा हो गया। तो टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, चूंकि रिवीजन क्लास है अभी हम नरेशन पे नहीं जाएंगे, नरेशन आप लिखेंगे। तो यहां पर सेकेंड डिबेंचर नाम की लायबिलिटी कम हो गई डेबिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी कम हो गई डेबिट, टू कैश 90 और बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, मतलब कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, 2,70,000 फायदा हो गया कंपनी को। ठीक है, इसको भी देखिए आप ड्यू कर सकते हैं पहले कि देखो सेकेंड डिबेंचर नाम की लायबिलिटी कम हुई, खत्म हुई डेबिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कम किए डेबिट, डेबिट टू बी, पहले हमने बी को देना दिखाया, बी क्रेडिटर बन गया हमारा, फिर बी अकाउंट डेबिट, बी को देना है बी डेबिट, टू बैंक 90 और बाकी टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब आते हैं इस क्वेश्चन के सबसे महान एडजस्टमेंट पर, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना हुआ है, और वो है ये क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां आप समझने वाली बात है भैया। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम, unsecured creditors other than A and B agreed to accept 4 shares of 7.5 each, fully paid against their claim for each share of rupees 60. The balance 25% is to be postponed and to be payable at the end of the... सर ये क्या हो रहा है सर भैया देखो क्वेश्चन पहले पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ये पढ़ लें यहां पर। ठीक है, मैं समझा रहा हूं यहां पर, ये सारा सिस्टम आपको अभी क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ये बात हो रही है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, ये तो क्लियर हो गया जी सर। अदर देन ए एन बी, अरे हाँ सर अदर देन ए एन बी, ये सर टेबल आपने बनवाई हुई है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टोटल थे 4.5 लाख के, उसमें से ए और बी का तो काम तमाम हो चुका है, केवल ये बात हो रही इन 3 लाख की। हाँ सर हाँ। और सर इसके लिए कोई वर्किंग बनाना है क्या हमें? अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना चाहो तो बना लो। भैया ये जो क्रेडिटर्स है ना, इसमें ए बी वो तो गए और अदर्स थे, तो अदर्स की बात हो रही है 3 लाख वालों की। पहले तो ये क्लियर कर लें, पहली लाइन ये पढ़ लें, इन फुल सेटलमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन ए एंड बी, है ना। अब ये इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% क्लेम, अब देखिए यहां पर जो यहां पर था, मैं यहां लिख रहा हूं देखें ध्यान से, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए बी, ए एंड बी, आप इसे नोट कर लें, ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तो थे भैया 3 लाख रुपीस के, ठीक है, उसका 75% और 25% बांट दिया है, ये 225 होता है और ये 75,000 होता है। इनकी बातें हो रही हैं, बाकी वो ए और बी को जो देना थे वो तो गए, उनका पेमेंट उनका जो सेटलमेंट हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, वापस से यहां पर आते हैं कि 75% के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है ए और बी के अलावा, उनका फुल सेटलमेंट हो रहा है, उनको हम दे रहे हैं शेयर, वो शेयर 7.5 रुपए का है, वो फुली पेड अप है, ठीक है। अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ 60, ये कुछ अजीब सी बात यहां पे लिखी है, मैं इसको समझाऊंगा। देखिए एग्जाम में भी जो पहले इजी हो वो करना चाहिए। बैलेंस 25% इज टू बी पोस्टपोन्ड एंड टू बी पेएबल एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। अरे भैया यहां बिल्कुल क्लियर है, देखिए 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 देखिए, 3 लाख के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे ए और बी के अलावा, उसमें 75% का फुल सेटलमेंट अभी हो रहा है, 25% को पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब ये लाइबिलिटी अभी भी सेटल नहीं हो रही, लाइबिलिटी लाइबिलिटी ही रहेगी। तो फिर भैया लाइबिलिटी रहेगी, 3 साल बाद चुकानी है, ये कंफर्म हो गया, तो अब ये लोन हो गया है, तो या तो इसको अभी अनसिक्योर्ड कहां रहा, तो इसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से हटाना तो पड़ेगा, तो इसकी एंट्री होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट टू लोन अकाउंट 75,000। ये अभी नहीं नहीं, लोन टू बैंक नहीं हो रहा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू बैंक भी नहीं हो रहा, इनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है साफ कि जो 75% है उनका ही फुल, ए और बी के अलावा जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उसके 75% का ही फुल सेटलमेंट हो रहा है, बाकी 25% को पोस्टपोन करना है, 3 साल बाद देंगे, तो 3 साल बाद देंगे, तो आज नहीं देना है, सिर्फ लाइबिलिटी का नाम बदल गया, एक लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट, ये 75,000 का काम तमाम हो गया। अब बचा 225। अब ये तो कंफर्म हो गया क्वेश्चन पढ़ के कि इन 225 के बदले में जितना भी हो रहा है सेटलमेंट, अमाउंट अभी नहीं मालूम है, टोटल 225 है, हम उनको शेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेयर। तो भैया देखो जरा एंट्री क्या पास होगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट, एंट्री पहले अमाउंट बाद में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो कंफर्म है ना, पैसा नहीं दे रहे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो कंफर्म हो गया है ना। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने, ये 225 की बात हो रही है, तो चलो 225 डेबिट कर दिया, और इनको शेयर दे रहे हैं, पर वो शेयर के आगे लिखा क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए उनको हम जो शेयर दे रहे हैं, वो शेयर 4 शेयर दे रहे हैं, पहली बात तो एक्सेप्ट 4 शेयर, एक शेयर 7.5 ईच का है भैया, क्रेडिटर्स को 7.5 रुपए का एक शेयर है, वो 4 शेयर दे रहे हैं, मतलब 30 रुपए दे रहे हैं, 30 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 30 रुपीज के बराबर शेयर दे रहे हैं। वापस से समझें, 75% जो क्लेम है अदर देन ए एंड बी, यानी 3 लाख का 75%, 2,25,000, उनको हम क्या दे रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं 4 शेयर, एक शेयर 7.5 रुपए का है, तो भैया 4 शेयर 30 रुपए की तो होंगे, फुली पेड है, ये अच्छी बात है भाई। अगेंस्ट देयर क्लेम, उनके क्लेम के बदले में 30 रुपए, सर 2,25,000 के बदले में 30 रुपए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ 60। अब यहां पर कंफ्यूज आता है इस शेयर वर्ड की वजह से, ठीक है, क्योंकि ऊपर बैलेंस शीट में
जो शेयर दे रखे हैं, शेयर इक्विटी शेयर, वो 60 रुपए का ही एक है, शेयर 60 रुपए का, वो 30 पेड अप थे, ठीक है ना, वो 30 पेड अप थे। और यहां पर भी ऐसे ही कुछ लिखा है, ईच शेयर ऑफ ₹60। अब मेरी बात को समझेंगे यहां पर ध्यान से, कि यहां पर ये जो शेयर है ना, इसका मतलब वो इक्विटी शेयर नहीं है। यहां पर शेयर, शेयर होता है ना भाई, जैसे मान लीजिए अपन लोग कुछ खाने के बोले यार मेरा शेयर दे दे, अपन ने कमाया साथ में मिलके मेरा शेयर दे, शेयर मतलब हिस्सा भी होता है। तो यहां पर अरे भाई क्रेडिटर्स जो 75% क्रेडिटर्स हैं ए और बी के अलावा 2,25,000 के, उनको हमें एक 4 शेयर देना है, ₹7.5 का एक है, मतलब 4 शेयर 30 रुपए के हो गए। किसके अगेंस्ट में दे रहे हैं? फॉर ईच शेयर, शेयर के अगेंस्ट थोड़ी दे रहे हैं। अरे ऑलरेडी वो कोई शेयर होल्डर थोड़ी, वो तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, उनके 60 रुपए के हिस्से के बदले में, यहां शेयर का मतलब हिस्सा है, हिस्सा, इक्विटी शेयर नहीं है, ठीक है ना। सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में? अरे ऐसे पता चलेगा भाई कि यहां पर लिखा है कि 7.5 ईच का शेयर दे रहे हैं, फुली पेड है वो शेयर, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट दे रहे हैं? देयर क्लेम। तो उनका जो क्लेम है वो इक्विटी शेयर का थोड़ी है, उनका क्लेम तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का है ना, वो क्रेडिटर है, वो शेयर होल्डर नहीं है। वो उनका क्लेम, क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ ₹60, वो ऑलरेडी शेयर होल्डर है ही नहीं। आप देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ए और बी जो थे वो भी डिवेंचर होल्डर्स थे, ठीक है। तो यहां पर ये ₹7.5 का एक शेयर जो कि 4 शेयर हैं, ये क्रेडिटर्स को दिए जा रहे हैं उनके क्लेम के अगेंस्ट में। तो उनका क्लेम तो एज ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही है ना, तो उनका क्लेम कितने रुपए का क्लेम? शेयर, उनका हिस्सा 60 रुपए का, मतलब 60 रुपए के बदले में 30 रुपए दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आपको 100 रुपए देने हैं, मैं कह रहा हूं 100 रुपए के बदले में 50 रुपए दूंगा, तो मैं 50 रुपए भी दे सकता हूं, या 50 रुपए की कोई आइटम भी दे सकता हूं, कोई काइंड में भी दे सकता हूं। तो वैसे ही ये कंपनी अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो ए और बी के अलावा हैं 75, उनका भी 75% जो है, मतलब 2,25,000 वाले क्रेडिटर्स को ये क्या दे रही है? 4 शेयर दे रही है। 4 शेयर, एक कितने का है? 7.5 का, तो चारों मिलकर कितने हुए? 30 रुपए। पर टोटल 30 थोड़ी दे रही है, हर 60 रुपए के हिस्से के बदले में, हर 60 रुपए के हिस्से के बदले में 30 रुपए के शेयर दे रही है। तो 60 के बदले में 30, तो 2,25,000 के बदले में कितना? टोटल तो 225 है ना, तो 1,12,500 रुपए के शेयर दिए जाएंगे। और आपको अगर नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो 1,12,500 डिवाइडेड बाय एक शेयर 7.5 का है, तो भैया ये 15,000 शेयर आएंगे 7.5 रुपीज वाले, शेयर ही 7.5 का है, ठीक है। आप इस बात को समझिए। तो एंट्री क्या पास होगी? अब मैं यहां पे फिर बता रहा हूं, देखिए 3 लाख में से 75 तो 3 साल बाद देना है, वो तो लोन में ट्रांसफर कर दिए। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 225 टू शेयर कैपिटल 1,12,500 और बाकी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ये फायदा हो गया। सर फायदा कैसे हुआ? अरे भाई एक बात बताओ, मुझे आपको 60 रुपए देने हैं और मैं 60 के बदले में 30 दूंगा, तो मेरे तो 30 का फायदा है ना। तो यही हुआ है कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे ए और बी के अलावा, उनका जो 75% अमाउंट था 2,25,000, उनको हम 4 शेयर दे रहे हैं, 7.5 रुपए का एक, यानी टोटल 30 रुपए का शेयर दे रहे हैं। 30 रुपए के शेयर दे रहे हैं, तो पूरे 2,25 के बदले में 30 थोड़ी दे रहे हैं, उनके हर 60 रुपए के हिस्से के बदले में हम उन्हें 30 रुपए का शेयर दे रहे हैं। तो 60 के बदले में 30, 60 के बदले में 30, 60 के बदले में 30, तो 225 के बदले में 1,12,500 के शेयर दे रहे हैं। तो 2,25,000 के बदले में हमें 1,12,500 के ही शेयर देने पड़ रहे हैं, तो बाकी 1,12,500 हमारे माफ हो जाते हैं, तो वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। और 1,12,500 में अगर तुम्हें नंबर ऑफ शेयर देखना है तो ये 1,12,500 रुपए है, एक शेयर 7.5 का है, तो ये 15,000 शेयर इश्यू हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसकी सॉल्यूशन में हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, पूरा एडजस्टमेंट एक साथ है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ए और बी के अलावा डेबिट 3 लाख, टू लोन 75,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,12,500 और टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 1,12,500। और इसके बाद तो बस इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं। अनकॉल्ड कैपिटल जो थी अब वो कॉल्ड अप की जा रही है 52.5, कॉल्ड अप इन फुल पहले तो वो अनकॉल्ड कैपिटल, इसकी एंट्रीज तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 6,000 शेयर 30 रुपए पेडअप थे, 30 कॉल करेंगे, तो 6,000 इंटू 30 की एंट्री होगी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल नाम की एसेट बढ़ गई डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
पहले कॉल ड्यू होती है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये तो हमने कर दिया। तो अब ये 6000 शेयर पूरे 60 रुपए वाले हो गए, 3,60,000 के हो गए। पहले लाइबिलिटी 180 थी बुक्स में, ये हमने लिया था, देखिए आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में शेयर कैपिटल 180, लेकिन हमने इसको फुली कॉल्ड अप कर लिया और पैसा आ गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल भी हो चुका है। तो अब कैपिटल हो गई, अब कंपनी की कैपिटल हो गई 6000 शेयर 60 रुपीज वाले, फुली पेड अप। और देखिए जैसा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा होता ही है, 52.5 पर शेयर कैंसिल कर दिया। अब सारे शेयर, वो जो नए शेयर इश्यू हुए थे वो तो 7.5 रुपए के थे ही अभी ऊपर, लेकिन ये जो पुराने 60 रुपीज वाले शेयर थे, जो पहले 30 पेड अप थे, पहले 30 पेड अप थे, 30 कॉल्ड अप करके फुली पेड अप करा, और अब इनको 52.5 रुपए 52.5 रिड्यूस कर दिया। तो एंट्री क्या पास होगी, ये आप जानते हैं, ये तो बड़ी फेवरेट एंट्री इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी जो कि कितने रुपए वाली है, 60 रुपीज वाली, ये पूरी खत्म हो जाएगी डेबिट 6000 इंटू 60 से। और जो नई इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी वो रुपीज 7.5 वाली आएगी, मतलब वो 6000 इंटू 7.5। ये जब भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है इसमें नंबर चेंज नहीं होते, अमाउंट चेंज होता है। 60 रुपए वाली पूरी कैपिटल खत्म हो गई डेबिट, ठीक है, नई कैपिटल अब 7.5 रुपए वाली है, और 2 बाकी फायदा हो गया कंपनी को, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आएगा, ये 6000 इंटू 52.5 जो कैंसिल हुआ है ये आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में महान बात, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, हम 1 मिनट में मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पहले वाली बैलेंस शीट प्रॉपर नहीं दे रखी थी, तो हमको वो बना के निकालना था। अब अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अब यहां पर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जो भी फायदा हुआ है, ये सारी एंट्रीज हमने यहां कर ली, ठीक है। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में यहां पर एक फायदा तो यहां पे हुआ था 2,10,000 का, उसके बाद फिर यहां पे फायदा हुआ 270 का, फिर यहां फायदा हुआ 1,12,500 का, फिर यहां फायदा हुआ 3,15,000 का। तो एक कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का क्रेडिट बैलेंस आएगा, और कंपनी लॉस में थी, जो हमने बैलेंसिंग फिगर शुरू में निकाला था 8,70,000, ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला था यहां पर। तो ये लॉस राइट ऑफ होता है, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस खत्म करेंगे क्रेडिट, और ये बैलेंस राइट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कुछ बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, ठीक है। तो आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट बना के देखें। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में नया सिर्फ मेन बात ये थी कि एक तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पहले की प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं दे रखी थी, तो वो बैलेंस शीट आप बना लो या ट्रायल बैलेंस बना के आपने लॉस का फिगर निकाल लिया, क्योंकि वो आखिरी वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ए नाम का एक व्यक्ति था, उसका सेटलमेंट किया, बी नाम के व्यक्ति का सेटलमेंट किया, और उसके बाद जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उसका ध्यान रखें। टोटल मैं फिर कह रहा हूं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 4,50,000 के थे, आप देखिए उसमें से A90 B60 ये चले गए, 3 लाख बचे। 3 लाख का भी 25% 75,000 वो अल्टीमेटली लोन में चला गया, और 3 साल बाद चुकाना है, आज भी लाइबिलिटी है। 225 जो देना है, 225 के बदले में शेयर दे रहे हैं, तो एंट्री क्लियर हो गई क्रेडिटर टू शेयर कैपिटल। लेकिन अब वो कितना दे रहे हैं उसमें देखना पड़ेगा। तो 225 के बदले में हमने देना कितना है, तो क्वेश्चन में लिखा था 30 रुपए के शेयर देना है, तो 30 रुपए के शेयर 60 रुपए के हिस्से के, वो वहां पे शेयर का मतलब हिस्सा था, ठीक है। और वो क्लियर कैसे होगा, मैं फिर एक बार यहां पे बता दूं आपको कि क्लियर है क्वेश्चन में, लैंग्वेज क्लियर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। फुली पेड अप अगेंस्ट देयर क्लेम, ये जो शेयर दिए जा रहे हैं उनके क्लेम के बदले में दिए जा रहे हैं, तो उनका क्लेम तो एज ए क्रेडिटर है ना, वो एज ए फॉर ईच शेयर। अब लोग सोच रहे हैं कि नहीं उनके पास पहले से कोई शेयर थे, अरे भाई कहां थे, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो वो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनके क्लेम के अगेंस्ट में शेयर दे रहे हैं, तो वो उनका क्लेम क्या है, उनका क्लेम अगर 60 रुपए का क्लेम है, मतलब उनका शेयर यानी वहां हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर उनका क्लेम, उनका हिस्सा 60 रुपए का बनता है, तो हर फॉर ईच 60 हर 60 रुपए के बदले में 30 रुपीज के शेयर देने का शेयर्स इश्यू होंगे, ठीक है। और अंतर समझें, ये शेयर्स, ठीक है ना, शेयर्स 4 शेयर्स हैं वो, ठीक है, तो वो इश्यू होंगे, और 60 के बदले में 30, तो 225 के बदले में 1,12,500, बाकी फायदा हो गया। तो चलिए, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, आपने वीडियो पूरा देखा, तो
आप अपने और भी फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में। और आपको भी पसंद आया तो डेफिनेटली इसको, इस पर कमेंट करिए। और भी कोई डाउट है, कोई टॉपिक पे आपको मुझसे कुछ पूछना है, जैसे कि डाउट सीरीज चली रही है, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं डाउट्स, तो व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। तो और अगर डाउट सॉल्विंग के लिए वीडियो भी बनाना पड़ेगा तो बिल्कुल बनाएंगे। ओके, बाय बाय।